जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जकाब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र देखते आ रहे हैं, हम लोग बेहतरीन मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग बेहतरीन सेशन को देखते आ रहे हैं और यह सेशन इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी भी शिक्षक भर्ती के लिए, चाहे वो PGT लेवल की हो, चाहे TGT लेवल की, या प्राथमिक स्तर की या माध्यमिक स्तर की, सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है। और सभी स्टेट के टेट हो या स्टेट हो, चाहे सुपर टेट हो या आपका टेट हो या आपका PGT के लिए हो, PRT हो, आर्मी का हो, सबके लिए क्या होता है, जहाँ जहाँ मनोविज्ञान पूछा जाता है यह सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसा बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ, थ्योरी के साथ जो सेशन है, यह आपको ऐसा जल्दी कंटेंट कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आइए उसी क्रम में आज हम फिर आगे चलते हैं। कल हमने क्या देखा था, पहले शुरुआत में चिंतन देखा, फिर उसके बाद कल जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा था प्रीवियस वाले में, तो प्रीवियस वाले में हमने तर्क को देखा था। आज हम देखेंगे कल्पना। कल्पना क्या होती है, तो कल्पना मित्र बताइए, आप लोग अपने दिमाग से सोचिए कि कल्पना क्या होती है। वो आप वाली कल्पना नहीं है, ठीक है ना, यह कल्पना इमेजिनेशन वाली है। ठीक है ना, इमेजिनेशन। तो जब भी कोई किसी भी देखी या अनदेखी हुई वस्तुओं का अप्रत्यक्ष चिंतन करते हैं या अप्रत्यक्षात्मक रूप से उसके बारे में सोचते हैं, तो वही क्या कहलाती है, कल्पना है। कल्पना एक अमूर्त प्रक्रिया है ना। उसको मूर्त रूप दिया जा सकता है, लेकिन ड्यूरिंग थिंकिंग सिर्फ वह क्या है, अमूर्त है। सोचने के दौरान वह क्या है, अमूर्त होती है। ठीक है, जैसे कि किसी चीज़ के बारे में मान लीजिए, जैसे कि आप एक बात को समझ लीजिए, जैसे कि बच्चों को क्या होता था कि परियों की कहानी सुनाई जाती थी, तो परियों की कहानी को जो वो तो कहानी एक्चुअल में वो काल्पनिक होती थी, कोई उसका वास्तविक संबंध नहीं था, लेकिन बच्चे क्या करते थे, उसी कल्पना को क्या मानते थे, वास्तविकता मानते थे। अर्थात अमूर्त प्रक्रियाओं को क्या मानते थे, वह मूर्त प्रक्रिया समझते थे। अर्थात जो भी कल्पना होती है, कल्पना क्या होती है, अमूर्त होती है, अप्रत्यक्ष होती है। कभी कभी प्रत्यक्ष भी हो जाती है, जैसे किसी वस्तु को देखकर उसके बारे में कल्पना करना, ये भी होता है। तो कल्पना एक अमूर्त संप्रत्यय है, इसको कह सकते हैं। क्या है, अमूर्त संप्रत्यय। क्योंकि आप किसी व्यक्ति को भी देख के अगर कल्पना कर रहे हैं, तो जो कल्पना का प्रोसेस है वह इंटरनली प्रोसेस है, आपके मस्तिष्क के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसको कोई और व्यक्ति नहीं देख सकता, सिर्फ आप ही उसको समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्लियर है, बताइए। जब व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है या अनुभव करता है, तो उसके मस्तिष्क में बिंब या विचारों के रूप में कुछ प्रतिमाएं स्थापित हो जाती हैं। ठीक है, जब आप किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं या उसका अनुभव करते हैं, तो आपके मस्तिष्क में उसकी बिंब या प्रतिबिंब, मैंने अभी बताया, उसका क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। तो वो विचारों के रूप में जो कुछ प्रतिमाएं स्थापित होती हैं, उन प्रतिमाओं को क्या है, विचारात्मक रूप से या विचारात्मक स्तर से क्या करते हैं, रचनात्मकता के माध्यम से नियोजन करना अथवा उन प्रतिमाओं में परिवर्तन करने की नवीनता देना ही क्या है, कल्पना है। मैंने कहा ना, कल्पना अप्रत्यक्ष भी है और प्रत्यक्ष भी है। लेकिन अप्रत्यक्ष का मतलब ये नहीं कि जो कल्पना की सोच है, जो इमेजिनेशन आपके माइंड की इमेजिनरी प्रोसेस है, वह अप्रत्यक्ष ही है, वह प्रत्यक्ष नहीं है। यहाँ पे तात्पर्य मेरे कहने का ये मतलब है कि कल्पना आप प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखकर भी कर सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तुओं को देखे भी नहीं है, सिर्फ उसके बारे में सुने हैं, तो उसके बारे में भी कल्पना कर सकते हैं, भले वो उसके वास्तविक स्वरूप को आप न जान पाएं। क्लियर है, तो कहने का यह मतलब था। आइए देखते हैं, तो देख लेते हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कल्पना क्या होती है। तो देखते हैं मैकडूगल के अनुसार। किसके अनुसार देखेंगे, मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल के अनुसार है। ठीक है, अब मैकडूगल क्या कहते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। मैकडूगल कहते हैं कि अप्रत्यक्ष वस्तुओं के संबंध में क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही, क्या करना, चिंतन करना ही क्या है, कल्पना है, कल्पना है। ठीक है,
किसके अनुसार है यह? मैकडूगल के अनुसार है। आगे आते हैं, रायबर्न क्या कहते हैं? डम्बिल के अनुसार देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो है उन्हीं को देखेंगे। किसके अनुसार? डम्बिल के अनुसार, क्योंकि यह C-टेट में आया हुआ क्वेश्चन है एक, ठीक है ना, 2017 में आया था। तो डम्बिल के अनुसार देख लेते हैं, ये क्या कहते हैं? मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सभी प्रकार की प्रतिमाओं, क्या? मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सभी, क्या? सभी प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सभी प्रतिमाओं के निर्माण करने के लिए व्यक्त किया जाता है, ठीक है, व्यक्त किया जाता है। क्या? मनोविज्ञान में जो कल्पना शब्द है वह सभी प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण करने के लिए व्यक्त किया जाता है, ठीक है। मतलब प्रतिमाओं को निर्माण करने के लिए ना, प्रतिमाओं का निर्माण करने के लिए सही रहेगा, प्रतिमाओं के निर्माण को, है ना। थोड़ा सा देखिए, इसमें संशोधन करते हैं। प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने में किया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं वुडवर्थ के अनुसार। किसके अनुसार मित्र? वुडवर्थ के अनुसार देख लेंगे। वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। वुडवर्थ कहते हैं साथी, वुडवर्थ कहते हैं कि कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है। क्या? कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है, ठीक है। कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है। जब कोई व्यक्ति ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति पूर्व यथार्थ तथ्यों का स्मरण करता है, जब कोई व्यक्ति पूर्व यथार्थ तथ्यों का स्मरण करता है तो वह क्या कहलाती है? तो वह कल्पना प्रदर्शित करता है। वह कल्पना प्रदर्शित करता है, ठीक है। क्या करता है? कल्पना प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? कल्पना प्रदर्शित करता है, इमेजिनेशन प्रदर्शित करता है। क्लियर है साथी? क्लियर है मित्र? बताइए। ठीक है ना। अब आते हैं कल्पना के प्रकार पर। किस पे आते हैं? कल्पना के प्रकार पर। देखते हैं कल्पना कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो कल्पना के प्रकार में जो है, कल्पना के प्रकार में देखिए, जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक आते हैं, जैसे कि H.L. ग्रीव ने कल्पना से कई संबंधी प्रयोग भी किए। मैकडूगल तथा ड्रेवर ने कल्पना का विस्तृत वर्गीकरण किया। अर्थात कल्पना का H.L. ग्रीव ने क्या किया? उसका प्रयोग किया कल्पना पर, और उसका विस्तृत वर्गीकरण जो करने का काम किया मैकडूगल और ड्रेवर ने किया, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि मैकडूगल के अनुसार कल्पना क्या होती है और ड्रेवर के अनुसार कल्पना क्या होती है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूं कल्पना के प्रकार। कल्पना के प्रकार, ठीक है। यह कल्पना हो गई। कल्पना के रूप में आपने
देखा कि कल्पना की परिभाषाएं क्या होती हैं। ठीक है, ये सारे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, मैं कल्पना को अलग से क्या बताऊँ। ठीक है, तो उसमें आते हैं, यह एक बात और है कि कल्पना संबंधी, कल्पना पर प्रयोग सबसे सर्वाधिक प्रयोग, क्या, कल्पना पर सर्वाधिक प्रयोग किसने किया था? तो H.L. ग्रीव ने किया था। किसने किया था? तो H.L. ग्रीव ने किया। ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या हो जाती है कि कल्पना का विस्तृत वर्गीकरण किसने किया? क्या, कल्पना का विस्तृत वर्गीकरण, कल्पना का विस्तृत वर्गीकरण करने का कार्य विलियम मैकडूगल, कौन? विलियम मैकडूगल एवं जेम्स ड्रेवर ने किया। ठीक है मित्र, यहाँ तक क्लियर है? बताइए, थोड़ा सा देख ले तो वीडियो क्लियर है ना, चीज़ें क्लियर है? चलिए, बहुत है, ठीक है। अब ज़्यादा डार्क कर देंगे ना तो आपको दिखाने के चक्कर में हम ही नहीं दिखेंगे, तो हम नहीं दिखेंगे तो लगेगा आप लोग पढ़ा कौन रहा है, समस्या हो जाएगी ना। तो आइए अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे जो प्रोसेस है, अब देखते हैं कि मैकडूगल ने कल्पना को किस प्रकार से विभाजित किया था और ड्रेवर ने कल्पना को किस प्रकार से विभाजित किया था। तो इन दोनों ने अलग अलग प्रकार बताए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या था देख लेते हैं। ठीक है, तो मैकडूगल के अनुसार कल्पना क्या होगी? मैकडूगल के अनुसार चलेगी। क्या हेडिंग लगाएंगे? मैकडूगल के अनुसार। जैसे मैकडूगल भी कह सकते हैं, ठीक है, मैकडूगल है, क्या है? मैकडूगल के अनुसार कल्पना। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि इधर उधर की बातें ना करके सीधे इनकी बात किया जाए, क्योंकि जो है जब इन्होंने ही जब इसको परिभाषित किया है तो क्यों हम दूसरे के बारे में जाने। ठीक है ना, तो इसको क्या है लिखेंगे? मैकडूगल, है ना, मैकडूगल। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें कल्पना में इन्होंने क्या क्या बताया था, ध्यान दीजिए। किसमें? कल्पना में इन्होंने कितनी प्रकार की कल्पनाएं बताई थी, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें इन्होंने दो प्रकार की मुख्य तौर पे क्या करा था, इन्होंने दो प्रकार की कल्पनाओं को बताया था। एक था पुनरुत्पादक कल्पना, ध्यान दीजिएगा, इसमें दो प्रकार की कल्पना थी। ठीक है, एक था पुनरुत्पादक कल्पना। ठीक है, दूसरा क्या था? उत्पादक कल्पना। क्या था? उत्पादक कल्पना। कट तो नहीं रहा है ना? कट रहा है, ठीक है। तो उत्पादक कल्पना, दूसरा क्या था? उत्पादक कल्पना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है, जब पुनरुत्पादक कल्पना की बात आती है तो इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क में स्थापित पूर्व अनुभवों का प्रतिमा के रूप में प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। क्या है इसका? क्या लिखेंगे हम लोग? बताइए इसका क्या लिखेंगे? तो इसका लिखेंगे मस्तिष्क में स्थापित पूर्व अनुभव का। ठीक है, इसका क्या होता है ये देखते हैं। मस्तिष्क में, यहीं पे मैं इसका डिफाइन भी करते जा रहा हूँ, ठीक है ना, कि ये सब क्या क्या होंगी मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरे कलर से कर दे ताकि समझ में आए। ठीक, ग्रीन वाली दिखेगी। ठीक है,
यह कह रहा है कि पुनरुत्पादक कल्पना क्या होती है, तो मस्तिष्क में स्थापित, किसमें स्थापित, मस्तिष्क में स्थापित, ध्यान से देखिएगा, मस्तिष्क में स्थापित पूर्व अनुभवों का क्या है, पूर्व अनुभवों का प्रतिमा के रूप में, पूर्व अनुभवों का प्रतिमा के रूप में क्या करेंगे, प्रतिमा के रूप में प्रत्यक्षीकरण प्रतिमा के रूप में प्रत्यक्षीकरण है, या इसको कहते हैं स्मृति। क्या कहते हैं, स्मृति। ठीक है, मस्तिष्क में स्थापित अनुभवों का प्रतिमा के रूप में प्रत्यक्षीकरण ही क्या कहलाता है, पुनरुत्पादक कल्पना, अर्थात पीछे की चीजों को लाकर वर्तमान के समय में जोड़ना, मतलब पुनः उत्पादित करना। समझ गए, मतलब अर्थात वो पीछे चीजें हो चुकी है, उसको फिर से हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, कल्पना के द्वारा उसको रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखिए ध्यान दीजिए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, इसमें देखिए, यह जो उत्पादक कल्पना है यह दो प्रकार की हो जाती है। इसमें रचनात्मक कल्पना आता है और सृजनात्मक कल्पना आती है। क्या है पहला, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, इसमें पहला जो है रचनात्मक कल्पना। क्या है, रचनात्मक कल्पना। अब इसमें होता क्या है, तो रचनात्मक कल्पना में क्या होता है, पूर्व अनुभव के आधार पर, ठीक है, रचनात्मक कल्पना में क्या होता है कि भौतिक वस्तुओं में नवीनता लाना। क्या, भौतिक वस्तुओं में नवीनता लाना। ठीक है, यह क्या कहलाती है, रचनात्मक कल्पना कहलाती है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में क्या देखेंगे, जैसे बांध बनाना, मकान बनाना इत्यादि क्या आ जाते हैं, रचनात्मक कल्पना में आ जाते हैं। और अब देखिएगा सृजनात्मक कल्पना क्या होती है। दूसरा क्या है, सृजनात्मक कल्पना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है ना, कल्पना के आधार पर। तो सृजनात्मक कल्पना क्या होता है कि अभौतिक वस्तुओं में नवीनता लाना। क्या, अभौतिक वस्तुओं में नवीनता, अभौतिक वस्तुओं में नवीनता लाना। जैसे क्या हो जाएगा, इसमें एग्जाम्पल के रूप में क्या देख पाएंगे, एग्जाम्पल के रूप में कविता, ठीक है, गद्य हो जाएगा जिसको पाठ कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, सृजनात्मक कल्पना हो जाएंगी। ठीक है, मतलब एक अलग तरह के इसमें नवीनीकरण दिखेगा। ठीक है, इस कल्पना में क्या दिखेगा, नवीनीकरण दिखेगा आपको। ठीक है, तो वह क्या हो जाती है, वह सृजनात्मक कल्पना हो जाती है। आगे क्या है, आगे देखेंगे जेम्स ड्रेवर के अनुसार। किसके अनुसार, ड्रेवर के अनुसार कल्पना देखेंगे। यहां तक क्लियर है, बताइए। ड्रेवर के अनुसार एक में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, चलिए देखते हैं, एक पार्ट में उसको लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। ठीक है ना, सबके कल्पना में अलग अलग इन्होंने डिवाइड कर रखा है, सब में इन्होंने बहुत बताया। तो ये हो गया क्लियर यहाँ तक। तो ये थी किसके अनुसार, मैकडूगल के अनुसार, मिटा दें। अब देखते हैं किसके अनुसार, जेम्स ड्रेवर के अनुसार देखेंगे कल्पना क्या होती है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण कल्पना में क्या किए थे, योगदान दिए थे, वर्गीकरण अच्छे से किए थे, इसीलिए क्या हुआ, इनका ज़्यादातर महत्व दिया जाता है। बाकी तो वैसे तो कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ आपको, बताएं। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से आता है, इसीलिए उसी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, इधर उधर ज़्यादा टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा। ठीक है, तो ड्रेवर के अनुसार क्या होता है, तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार हेडिंग क्या है, जेम्स
देवर के अनुसार कल्पना। कभी कभी आप लोग अपने मित्र के प्रति भी क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, तो वह भी इसी में आता है, ठीक है ना। तो मित्र के प्रति कल्पना करना भी कल्पना का ही हिस्सा है। तो किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में सोचना ही क्या कहलाता है, कल्पना कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने भी दो प्रकार की कल्पना बताया। इन्होंने पुनरुत्पादक कल्पना। अब देखिएगा दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। दोनों ने क्या कहा, बताया दोनों ने वही, जैसे इन्होंने पुनरुत्पादक कल्पना बताया और उत्पादक कल्पना बताया, इन्होंने भी वही कल्पना बताया। क्या बताया इन्होंने अपने में क्या बताया, ठीक है। पहला बताया इन्होंने पुनरुत्पादक कल्पना और दूसरा उत्पादक कल्पना। क्लियर है। पहला इन्होंने क्या बताया, पुनरुत्पादक कल्पना में जैसे कि उसमें आपने देखा तो वही क्या होगा, पुनरुत्पादक कल्पना जो कि पहले में दिया गया है। बताइए कोई दिक्कत है उसमें? हाँ, पुनरुत्पादक कल्पना का मतलब मस्तिष्क में स्थापित पूर्व अनुभव का प्रतिमा के रूप में प्रत्यक्षीकरण। क्या मस्तिष्क में स्थापित, इन्हीं के अनुसार है जो ये चीजें लिखी गई है ना, वह भी पुनरुत्पादक कल्पना होगी, वही उत्पादक कल्पना होगी, वही सृजनात्मक कल्पना होगी, वही रचनात्मक कल्पना होगी, ठीक है। बस इसमें इन्होंने कुछ और चीजों को जोड़ दिया था, उसको हमें मुख्य रूप से क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि पुनरुत्पादक कल्पना तो हो गई, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उत्पादक कल्पना को यहाँ पर लिखता हूँ ताकि इसको मैं डिफाइन कर पाऊँ, ठीक है, क्योंकि इसमें कई पार्ट हो जाते हैं। तो दूसरा जो है उत्पादक कल्पना जो है क्या थी, दूसरा उत्पादक कल्पना, उत्पादक कल्पना। ध्यान दीजिएगा, अब यह भी क्या होती है, दो प्रकार में बढ़ जाती है। क्या, दो प्रकार में बढ़ जाती है। अब दो प्रकार किस में बढ़ता है इसका, ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार में यह बढ़ती है। इसको एक को कहते हैं क्या, सृजनात्मक कल्पना, सृजनात्मक कल्पना, जो कि पहले ही आप लिख चुके, क्या कि अभौतिक वस्तुओं में नवीनता लाना, सृजनात्मक कल्पना। और दूसरा है क्या है दूसरा, बताइए, अदानात्मक कल्पना। क्या, अदानात्मक कल्पना। अब यह क्या होती है, इसको हमें जानना है। तो यह क्या होती है, यह देखिए क्या होती है, यहां से मैं लिख रहा हूं। यह होती है कि चित्र देखकर अथवा वर्णन बताकर प्रतिमा का निर्माण। क्या, चित्र देखकर, ठीक है, चित्र देखकर अथवा वर्णन बताकर प्रतिमा का निर्माण, ठीक है, प्रतिमा का निर्माण, ठीक है। वह क्या कहलाती है, अदानात्मक कल्पना कहलाती है। क्या कहलाती है, अदानात्मक कल्पना। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सृजनात्मक कल्पना भी कितने प्रकार की हो जाती है, दो प्रकार की हो जाती है। तो सृजनात्मक कल्पना जब दो प्रकार की बनती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सृजनात्मक कल्पना दो प्रकार की हो जाती है, ठीक है, दो प्रकार की हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है, दो प्रकार में, एक होती है कार्य साधक कल्पना, एक होती है सौंदर्यात्मक कल्पना। एक क्या होती है, कार्य साधक कल्पना। क्या होती है, कार्य साधक कल्पना। और दूसरा क्या होती है, सौंदर्यात्मक कल्पना। सौंदर्यात्मक, इस कल्पना को तो आपको बताना ही नहीं है, सौंदर्यात्मक कल्पना को, ठीक है। तो यह कार्य साधक कल्पना क्या होती है कि किसी उपयोगी कार्य के लिए कल्पना करना। क्या, किसी
किसी उपयोगी कार्य के लिए कल्पना करना। अर्थात क्या होगा यह? अर्थात काल्पनिक विचार। क्या होगा? काल्पनिक विचार। ठीक है। और सौंदर्यात्मक कल्पना में क्या होता है? तो इसमें देखिए, सुंदर वस्तुओं के निर्माण व मूल्यांकन के लिए कल्पना करना। क्या? सुंदर वस्तुओं के निर्माण, इसमें क्या होता है? सुंदर वस्तुओं का निर्माण तथा मूल्यांकन के लिए कल्पना। अर्थात सौंदर्यानुभूति। क्या कहते हैं? सौंदर्यानुभूति मतलब सौंदर्य की क्या कर रहे हैं हम? अनुभूति जो करते हैं वही क्या कहलाती है? सौंदर्यात्मक कल्पना कहलाती है। अब देखिए, ये दो भागों में बढ़ जाती है। कार्य साधक कल्पना जो होती है, एक विचारात्मक कल्पना हो जाती है, एक क्रियात्मक कल्पना हो जाती है। कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में बढ़ जाती है। और दो भागों में कौन कौन सी हो जाती है? तो एक हो जाती है विचारात्मक कल्पना। क्या हो जाती है? विचारात्मक कल्पना। देखिए, आपके दिमाग में, देखिए हमें तो इतनी चीज़ें पता हैं, लेकिन आपको कैसे पता होंगी? पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी क्रियात्मक कल्पना। दूसरी क्या होगी? क्रियात्मक कल्पना। अब देखिए, विचारात्मक कल्पना क्या कहलाती है? तो विचारात्मक कल्पना जो होती है, यह आदर्श विचारों तथा ज्ञान को महत्व देने वाली कल्पना होती है। क्या? आदर्श विचारों, यह आदर्श विचारों तथा ज्ञान को महत्व देने वाली कल्पना। क्लियर है? देखिए, एकदम साफ साफ लिख रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। ठीक है, फिर मैं एक बार रिपीट कर दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। क्रियात्मक कल्पना क्या होती है? तो क्रियात्मक कल्पना जो होती है, भौतिक वस्तुओं के निर्माण हेतु व्यवहारिक कल्पना। क्या होती है? भौतिक वस्तुओं के निर्माण हेतु वस्तुओं के निर्माण हेतु व्यवहारिक कल्पना। क्या? व्यवहारिक कल्पना। यह दो प्रकार की हो गई। और सौंदर्यात्मक कल्पना भी क्या होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है कलात्मक कल्पना, एक होती है तरंगात्मक कल्पना। क्या होती है? एक होती है कलात्मक कल्पना। ठीक है, इसको समझिएगा कि इसके बारे में लिख रहा हूं, पहला और दूसरा। पहला इसमें क्या थी? क्या है? कलात्मक कल्पना। क्या है? कलात्मक कल्पना। दूसरा है तरंगात्मक कल्पना। क्या है? तरंगात्मक कल्पना। तरंगात्मक कल्पना। ठीक है, अब देखिए कलात्मक कल्पना क्या होती है? तो कलात्मक कल्पना श्रेष्ठता वाली कलाओं की वस्तुओं का निर्माण। क्या? श्रेष्ठता वाली कलाओं की क्या होती है? श्रेष्ठता वाली कलाओं की वस्तुओं के निर्माण में जो कल्पना की जाती है वह क्या कहा जाती है? के निर्माण की कल्पना। के निर्माण की
कल्पना। ठीक है, अर्थात जो वस्तुएं श्रेष्ठ हों, ऐसी कलाओं की वस्तुओं के निर्माण के बारे में कल्पना। जैसे अब यह होती है तरंगात्मक कल्पना। क्या होती है? तो यथार्थ को सम्मुख रखकर यथार्थ की सीमा से परे कल्पना। क्या होती है? यथार्थ को सम्मुख रखकर, यथार्थ को, ध्यान से देखिएगा, यथार्थ को सम्मुख रखकर यथार्थ से परे कल्पना। यथार्थ से क्या? यथार्थ को सम्मुख रखकर यथार्थ की सीमा से परे कल्पना। यथार्थ की सीमा से परे कल्पना। ठीक है, यह चीज समझ रहे हैं। और इसी में एक पॉइंट हो जाता है कि जैसे कि परियों की कल्पना, शेखचिल्ली की कहानियां, विक्रम बेताल की कहानियां, यह क्या होती है? तरंगात्मक कल्पना होती है। तो ये रहे कल्पना का, जो कल्पना के प्रकार थे। यह कल्पना मैकडूगल के अनुसार और एक जेम्स ड्रेवर के अनुसार। जेम्स ड्रेवर के अनुसार भी कल्पना दो ही बताई गई, जो मैकडूगल ने बताया वही जेम्स ड्रेवर ने बताया, लेकिन पुनरुत्पादक कल्पना और उत्पादक कल्पना। तो इन्होंने उत्पादक कल्पना को कई भागों में विभाजित किया, कि इन्होंने उत्पादक कल्पना में कई तत्व समाहित किए। जैसे इन्होंने एक बताया सृजनात्मक कल्पना उत्पादक कल्पना में, और एक आदानात्मक कल्पना। आदानात्मक कल्पना चित्र देखकर वर्णन बताकर प्रतिमा का निर्माण करना। फिर सृजनात्मक कल्पना को दो भागों में बांट दिया इन्होंने, एक को कहा कार्य साधक कल्पना, एक को कहा सौंदर्यात्मक कल्पना। तो कार्य साधक कल्पना किसी उपयोगी कार्य के लिए जो कल्पना किया जाता है या काल्पनिक विचार जो आता है वह क्या कहलाता है? कार्य साधक कल्पना। और सौंदर्यात्मक कल्पना सुंदर वस्तुओं के निर्माण तथा मूल्यांकन के लिए जो कल्पना की जाती है, मतलब सौंदर्य अनुभूति के लिए जो कल्पना की जाती है वह क्या कहलाती है? सौंदर्यात्मक कल्पना। इसमें दो प्रकार की हो गई, विचारात्मक कल्पना और क्रियात्मक कल्पना। विचारात्मक कल्पना का मतलब आदर्श विचारों तथा ज्ञान के महत्व देने वाली कल्पनाएं होंगी, और क्रियात्मक कल्पना भौतिक वस्तुओं के निर्माण हेतु व्यवहारिक जो कल्पनाएं होती हैं वह क्या होती हैं? क्रियात्मक कल्पना। फिर सौंदर्यात्मक कल्पना को भी दो भागों में बांटा, एक को कहा कलात्मक कल्पना, दूसरे को कहा तरंगात्मक कल्पना। कलात्मक कल्पना को क्या कहा? कि श्रेष्ठता वाली वस्तुओं की, ठीक है, श्रेष्ठता वाली वस्तुओं के निर्माण के लिए जो कल्पना की जाती है वह क्या कहलाती है? कलात्मक कल्पना। दूसरा क्या है? तरंगात्मक कल्पना। तो यथार्थ को सम्मुख रखकर यथार्थ की सीमा से परे कल्पना। समझ रहे हैं? जैसे किसी कहानियों को बताना, जो काल्पनिक कहानियां, जैसे परियों की कहानियां, विक्रम बेताल की कहानियां, शेखचिल्ली के किले की कहानियां, तमाम तरह की बात आ जाती है। ठीक है, शिवाजी की वीर गाथा, महाराणा प्रताप की वीर गाथा, क्योंकि उसको हमने प्रत्यक्षीकरण नहीं किया है ना, उसको हमने पुस्तक में पढ़ा तो वो यथार्थ है, वास्तविक है, लेकिन उससे परे जाके हम क्या कहें, जैसे कि चेतक, ऐसा कहा जाता था कि उनका चेतक हवा से भी तेज दौड़ता था, लेकिन ऐसा संभव हो सकता है? नहीं संभव हो सकता। लेकिन हम क्या करते हैं? यथार्थ से सीमा से परे भी उसको बताते हैं, वह क्या कहलाती है? तरंगात्मक कल्पना कहलाती है। बताइए, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो आगे चले। अब कल्पना की विशेषताएं बता देता है। कल्पना की विशेषताएं बताइए, आगे चले? मिटा देना, हो गया होगा, आप लोग लिख लिए होंगे, उम्मीद है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट तो आगे चले। ठीक, चलिए मिटा देते। आइए देखते हैं, सब अलग अलग करके देखते हैं। यह सेशन आज का तर्क, चिंतन और कल्पना में यह लास्ट होगा। ठीक, तो हेडिंग क्या लगाएंगे कि कल्पना की विशेषताएं। कल्पना की विशेषताएं क्या है? कल्पना की बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं, किसी भी वस्तु के बनाने में, बिगाड़ने में, ठीक है, उसको नया आकार देने में, ये सारी कल्पना इसमें मुख्य भूमिका निभाती है। तो कल्पना, ठीक है, कल्पना की विशेषताएं। हेडिंग क्या लगाएंगे? कल्पना की विशेषताएं। क्या लगाएंगे? कल्पना की विशेषताएं। ठीक है, अब कल्पना की विशेषताएं में क्या हो जाएगा?
तो ध्यान रखिए कल्पना, ठीक है, इसको बीच में रख देते हैं। उसके बाद अब बताते हैं इसके क्या बोलते हैं कि विशेषताओं को। तो बताते हैं, देखिए इसमें क्या हो जाता है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 प्रकार की विशेषताएं हैं। स्वचालित मानसिक क्रिया क्या होगी? स्वचालित मानसिक क्रिया, पहला स्वचालित मानसिक क्रिया, ठीक है, स्वचालित मानसिक क्रिया। दूसरा, पूर्व अनुभव पर आधारित, पूर्व अनुभव पर आधारित, ठीक है। और अगला क्या है? देखते हैं। अगला क्या है? परिणाम आधारित। परिणाम, सिर्फ कल्पना ही नहीं होती, वो परिणाम को भी डिफाइन करती है ना। फिर उसके बाद सृजनात्मकता, क्या? सृजनात्मकता अर्थात नवीनीकरण होता है, सृजनात्मकता, ठीक। उसके बाद लास्ट वाला क्या हो जाता है? प्रतिमाओं का चयन। किसका? प्रतिमाओं का चयन। जो भी मस्तिष्क में क्या बना है, प्रतिबिंब बना है, उसका चयन करना। स्वचालित मानसिक क्रिया, यह स्वयं के द्वारा स्वयं से ही प्रारंभ होती है। बस वस्तुओं को देखने की देरी है, वह अपने आप मस्तिष्क में क्या करने लगेगी? चलने लगी। पूर्व अनुभव पर आधारित, अर्थात पूर्व में प्राप्त ज्ञान का विश्लेषण, क्या? विश्लेषण तथा नवीनीकरण के लिए, नवीनीकरण, ठीक है, समझ गए? पूर्व अनुभव पर आधारित, अर्थात जो पूर्व का ज्ञान है वह क्या करेगी? जब प्रारंभ के ज्ञान जो होगा, ठीक है, जो प्रारंभ का ज्ञान होगा उसके विश्लेषण तथा उसके नवीनीकरण में क्या करेगा? वह कल्पना काम करती है। परिणाम आधारित, यह परिणाम प्रदान करती है, यह किसी वस्तु के बारे में परिणाम दर्शाती है। अर्थात किसी वस्तु के बारे में जब हम कल्पना कर रहे हैं तो उस वस्तु के बारे में कुछ तो हम परिणाम निकालेंगे, कुछ तो रिजल्ट निकालेंगे। वही कह रहा है कि जो कल्पना होती है वो परिणाम आधारित भी होती है, परिणाम के लिए भी कल्पना किया जा सकता है। यह नवीन वस्तुओं का निर्माण करना, नवीन वस्तुओं के निर्माण के लिए कल्पना, क्लियर है? प्रतिमाओं का चयन, मस्तिष्क पर स्थापित, क्या? मस्तिष्क पर विद्यमान बिंबों में चयन करना कि कब किस बिंब की आवश्यकता होती है या कब किस प्रकार की प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है मित्र? बताइए अगर कोई दिक्कत है तो। समस्या आ रही है कोई समझने में? मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आ रही होगी। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कल्पना में शिक्षा का क्या महत्व है, या शिक्षा में कल्पना का क्या महत्व है, या शिक्षा को
कल्पना में शिक्षा क्या कार्य करती है? तो जाहिर सी बात है कि जो साइंस वाइंस होती है, ठीक है, या सोशल साइंस होती है, इसमें सारी चीज़ें काल्पनिक हुई होती हैं, वास्तविक भी होती हैं और कल्पना के आधार पे भी होती है। जैसे प्रयोग करते समय बालक यह सोचता है कि अगर हमने ये चीज़ ये मिला दिया तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, तो वह एक कल्पना ही है। ठीक है, तो कल्पना और शिक्षा, ठीक है, कल्पना और शिक्षा, हेडिंग क्या रहेगी? कल्पना और शिक्षा, कल्पना और शिक्षा। ठीक है, तो कल्पना और शिक्षा में देखिए क्या होता है कि जो कल्पना है, क्या साथी, जो कल्पना है वो किस प्रकार चलती है, देखते हैं कल्पना का शिक्षा में क्या महत्व होता है। तो कल्पना जो है वह निराशा का निवारण होती है। क्या होती है? पहले पॉइंट बना लेते हैं। कितने पॉइंट हैं? तो 6 पॉइंट हैं। कितने? 6 पॉइंट हैं। 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 6 पॉइंट हैं। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें पहला क्या होगा? तो निराशा का निवारण, निराशा का निवारण। ठीक है, दूसरा क्या होगा? मानसिक विकास, मानसिक विकास। और तीसरा क्या होगा? सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। ठीक है, और लास्ट वाला ज्ञानार्जन में प्रोत्साहन। क्या होगा? ज्ञानार्जन में प्रोत्साहन। ठीक है, ज्ञानार्जन में प्रोत्साहन होता है, ज्ञानार्जन में प्रोत्साहन देती है। ठीक है, सृजनात्मकता। और अगला क्या है? बौद्धिक प्रखरता, बौद्धिक प्रखरता। ठीक है, अब इसमें देखिए निराशा के निवारण में क्या होता है कि जब बालक पढ़ते पढ़ते निराश हो जाता है तो उसे क्या करता है? किसी कहानियों के माध्यम से क्या करता है? निराशा को दूर किया जाता है, अर्थात निराशा को दूर करना। ठीक है, जैसे कहानी। ठीक है, मानसिक विकास, जब बालक जितना कल्पनाशील होगा, अर्थात बालक कल्पना के माध्यम से वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण या समाधान। ठीक है, तो मानसिक विकास भी होगा। सामाजिक विकास क्या होगा? तो समाज किस तरह से समाज के रहन सहन के बारे में जानना, कुछ एवं कुछ अप्रत्यक्ष सामाजिक इकाइयों को समझना, सामाजिक इकाइयों को समझना। क्लियर है? ज्ञानार्जन में प्रोत्साहन, कल्पना के माध्यम से ज्ञानार्जन में वृद्धि करना, अर्थात बालक को किसी वास्तविक विषय वस्तु से जोड़ना क्या करती है? ज्ञानार्जन में प्रोत्साहन लाती है। सृजनात्मकता, किसी भी वस्तुओं का
बहुपक्षी चिंतन के माध्यम से वस्तुओं में नमनीयता लाना। ठीक है, बौद्धिक प्रखरता, इसके माध्यम से बुद्धि की प्रखरता बढ़ती है, अर्थात कल्पना करने से। ठीक है, बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। देख लीजिए, यह रहा है कल्पना। आज का सेशन बस इतना ही रखेंगे, कल्पना तक। अब कल से एक नया चैप्टर शुरू होगा जिसको देखेंगे, जो आपको सीटेट में के लिए महत्वपूर्ण होगा, उसी चैप्टर को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए क्या है, कल्पना है आपकी। क्लियर है? ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो फिर आगे चले। चलिए, तो ऐसे ही बेहतरीन सेशन को लेने के लिए हमारे YouTube चैनल जैकब एकेडमी से जुड़ना ना भूलिए। ठीक है, प्रत्येक दिन या कभी कभी गैप भी हो जाता है, तो कोई टेक्निकल समस्या आ जाती है स्टूडियो में, तो इसके लिए प्रतिदिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, लेकिन ऑलरेडी लगभग 49 वीडियोज़ के आसपास इस पर ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। आप देख सकते हैं, हिंदी का भी ले सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सेशन चल रहे हैं इंग्लिश के, वो भी ले सकते हैं। ठीक है, EVS के भी कुछ 3-4 टॉपिकों, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में 5-6 वीडियो पड़े होंगे, उसको भी ले सकते हैं। आगे जैसे जैसे मेरी क्रिएटिविटी बढ़ती है आप लोगों के प्रति सोचने के लिए कि किस तरह से आपको क्या कंटेंट दिया जाए कि आप लोगों को फ़ायदामंद हो, तो उस प्रकार से जैसे ही मुझे कंटेंट अवेलेबल हो जाएंगे मैं इकट्ठा कर लूँगा, तो उससे संबंधित मैं वीडियो आप लोगों को देता रहूँगा। तो इस चैनल पे भरोसा रखिए और इस चैनल से जो भी कंटेंट मिल रहे हैं उसको देखते रहिए और पढ़ते रहिए, नोट्स ज़रूर बनाएं। और जब पढ़िए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि सेशन कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करवाइए। जय हिंद, जय जैकब एकेडमी।